अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म का इंटरव्यू होने जा रहा है क्योंकि वो इंटरव्यू एक टीवी चैनल के प्राइम टाइम के टॉक शो के होस्ट से है। और उसकी वजह यह है कि ये जो होस्ट हैं फवाद अहमद, जो कि नियो टीवी के ऊपर प्राइम टाइम में होस्ट करते हैं अपना एक शो, उनका कोरोना पॉजिटिव आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब 20 और 30 और 35 दिन गुजरने के बाद अब वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ जोन के अंदर हैं। इनका 3 दफ़ा जो कोरोना का टेस्ट हुआ वो पॉजिटिव आया और चौथी दफ़ा जाके उन्होंने कोरोना को शिकस्त दी और फिर वो नेगेटिव हुआ और अब वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के अंदर आ गए। तो चलिए अब इंटरव्यू शुरू करते हैं और जानते हैं उन सवालों के जवाब जो मेरे और आपके जहन में बहुत सारे हैं और हमें वो जवाब पता होना चाहिए ताकि हम कोरोना से डरे नहीं बल्कि कोरोना से लड़के उसको शिकस्त दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको आज के मेहमान फ़वाद का इंट्रोडक्शन करा दूं। काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं। आपने उनको टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम होस्ट करते हुए देखा होगा। टीवी एंकर हैं, बहुत सारी चीज़ें मीडिया के हवाले से करते भी हैं और मेरे लिए काफ़ी मुश्किल काम है कि मैं एक मीडिया एंकर, एक टीवी होस्ट का इंटरव्यू कर रहा हूँ कोरोना से रिलेटेड। तो फ़वाद, सबसे पहले तो खुशामदीद और आप अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन कराइएगा। जी असद भाई, मैं फवाद अहमद मेरा नाम है। मैं न्यू न्यूज़ में 7 से 8 बजे एक प्रोग्राम आता है थर्सडे और फ्राइडे को, वो होस्ट करता हूँ, जो करंट अफेयर्स और इसके अलावा जो हमारे सोशल इश्यूज हैं उसके ऊपर, खास तौर पे कराची के जो सोशल इश्यूज हैं, कराची के जो बहुत सारे सोशल के अलावा पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उसको मैं कवर करता हूँ। वैसे तो पूरे मुल्क के भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि कराची हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर थोड़ा सा निगलेक्ट होता है, इसलिए मेरी ख्वाहिश ही होती है, कोशिश ही होती है कि मैं कराची के इश्यूज को लेकर चलूं। ठीक है, तो फवाद, सबसे पहले कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, ये बताएं कि आपको कोरोना हुआ, आपने टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया, लेकिन इस सारे प्रोसेस से पहले कब आपको और किस तरह पता लगा कि हाँ आप कोरोना इफेक्टेड हो सकते हैं और अब आपको टेस्ट कराना चाहिए? असद भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जो है वो वक्त भी निकाला और गुफ्तगू भी इसके ऊपर हो रही है। मेरी ख्वाहिश भी यही है कि अगर अल्लाह ने मुझे बोलने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने मुझे लिखने की सलाहियत दी है, तो जो कुछ मेरे ऊपर गुजरी वो दीगर लोगों के लिए मैं उसको पेश कर सकूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे कोरोना ऐसे इफेक्टीज हैं कि जिनके ऊपर बहुत बुरी गुजरी, लेकिन शायद उनके पास वो कुव्वत नहीं है कि वो बयान कर सकें, उनके पास शायद वो कुव्वत नहीं है कि वो लिख कर कहीं पर जो है वो उसको प्रेजेंट कर सके, और उनका तजर्बा लोग जो है वो सुनने से महरूम रह जाते हैं। 1 मई जुम्मे का दिन था और इसी ऑफिस में जहां मैं आज तकरीबन 35-40 दिन के बाद बैठा हुआ हूँ, आज मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है, इसी ऑफिस में मौजूद था। रमजान थे, मुझे महसूस ही हो रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है, मेरी कमर में तकलीफ है, मुझसे उठने बैठने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है और शायद जो है वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैंने इसको यही सोचा कि शायद रोजा है, आज मैं थोड़ा सा ज्यादा पैदल चला हूँ, मौसम गर्म हो रहा है, इस वजह से जो है ना मुझे शायद डिहाइड्रेशन हो रही है, अफ्तार होगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, इससे 3-4 दिन पहले मेरे गले में तकलीफ थी, हल्की सी खराश जिस तरह से होती है, और ये इत्तेफाक से ये डब्बा यहीं का यहीं पड़ा हुआ है। ये फेक्सिट डी एक टेबलेट है जो एलर्जी के लिए ली जाती है, और इसकी खास बात यह है कि इसको लेके नींद नहीं आती। तो हमें चूंकि काम करना होता है, इसलिए मैंने वो एंटी एलर्जी नहीं ली कि जो नींद में रिजिक्स है या और दीगर गोलियां। मैंने डॉक्टर उमर सुल्तान है, मेरे दोस्त हैं हमारे साथ, पुरानी वाबस्तगी है उनसे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार एंटी एलर्जी ले लें, आपको भी फिलहाल तो कुछ नहीं है। तो उससे 3-4 दिन पहले मैं ये कह सकता हूं कि मुझे शक तो था, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे लिए लॉकडाउन नहीं था, और एहतियाती तदाबीर के अंदर भी मैं इस बात को कन्फेस करता हूं कि मैंने कोताही की। मेरे पास सैनिटाइजर भी मौजूद था, मेरे पास मास्क भी मौजूद था, ये मैं नहीं कह सकता कि मेरी रीच में नहीं था, लेकिन मैंने कोताही की। मैं अल खिदमत फाउंडेशन के ही बहुत सारे कैंपों के अंदर दौरा करता रहा, वहां दीगर लोग मास्क पहन करते, लेकिन मैं नहीं था। और उस दौरे के दौरान मेट्रोपोल का जो कैंप था, वहां पे जिक्रिया मेहनती साहब एक साहब हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो मुझे उस वक्त जहन में घंटी तो बजी। फिर सैयद अब्दुल रशीद साहब और उनकी पूरी फैमिली, 23 अफराद तकरीबन जो है वो MP हैं लियारी से, PS 116 से, वो उनकी पूरी फैमिली को कोरोना हुआ, मैं उनसे भी मिलता रहा था। तो एक खटका तो मुझे था कि खुदा ना खासा कोरोना ना हो जाए, लेकिन फिर भी इंसान को अपने ऊपर एक यकीन होता है, खासतौर पे कोरोना के हम मिड पेशेंट थे, इब्तदाई पेशेंट्स के बाद अब तो थर्ड एक उसका स्टेज आ गया है ना, अब तो बहुत ज्यादा लोग कोरोना के पेशेंट, अब मिड पेशेंट से इतना आम नहीं था कोरोना। तो फिर मेरे लिए ना अफ्तार के वक्त इतना मुश्किल हो गया था कि मैं ऑफिस में अपनी कुर्सी से उठ के सामने सोफे पड़े कि वहां जाकर बैठ जाऊं, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो फटीग महसूस हो रही थी, जिसम टूटता हुआ महसूस हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने अफ्तार किया, फिर मुझे ये लगा कि एक रात पहले
एक दावत में मैं गया था, दावत 4-5 दोस्तों की थी हमारे। उस रात मुझे बदहजमी बहुत ज्यादा थी। खाना खाने के बाद खाना मुझे सुबह तक हजम नहीं हुआ और मैंने अफ्तार नहीं की थी, जिस रोज का मैं तस्करा कर रहा हूँ 1 मई का। तो मुझे ये गुमान हो रहा था कि मैंने सहरी सॉरी मैंने अफ्तार कह रहा हूँ, मैंने सहरी भी नहीं की थी। तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं सारी रात सो नहीं सका था बदहजमी की वजह से, सहरी नहीं की थी, इस वजह से जो है बहुत ज्यादा ये फटीग है और ये अभी अभी अफ्तार होगी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा, मैंने एक काम ये किया कि फौरी तौर पर यहाँ से उठ के किसी ना किसी तरह गाड़ी गाड़ी ड्राइव करके घर चला गया और घर जाकर मैं फौरी आइसोलेट हो गया। और मैं समझता हूँ कि मेरे इस फैसले की वजह से ऑफिस का तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पे बाद में काफी केसेस निकले मेरी वजह से थे या वैसे थे, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मेरे घर के मेरे बच्चे, मेरी अहलिया और जो मेड आती है घर पे काम वाली, वो सब 2 मरतबा उनका टेस्ट हुआ मेरी दौरान बीमारी और दोनों मरतबा वो नेगेटिव था, यानी कि उनको कोरोना नहीं था। अगर मैं घर जाके मामूल के मुताबिक सबके साथ बेडरूम में जाके बच्चों के साथ एक नॉर्मल रूटीन से जाता तो शायद मेरा ख्याल है कि मैं उस दिन कोरोना को स्प्रेड करने का बाइस बनता। लेकिन मैं फौरी आइसोलेट हो गया। अगले दिन मैंने टेस्ट करवाया चिल्ड्रन हॉस्पिटल कराची से, और जिस तरह सब लोग सोचते हैं उस तरह मेरे दिन में भी था कि अगर गवर्नमेंट को पता लग गया तो वो तंग करेंगे। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि उनका कैसा ताउन रहा। खैर, मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल से टेस्ट करवाया, मैंने डॉक्टर साकिब अंसारी वहां पे सीईओ है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार ये किसी को पता नहीं लगे। उन्होंने कहा देखेंगे, चलें बाद में देखते हैं क्या होता है, पहले आपका रिजल्ट तो आ जाए। तो बहरहाल सिंपल सी बात यह है कि फिर टेस्ट जो है वो उसका रिजल्ट आया, सैटरडे का दिन निकल गया, संडे की शाम को, फ्राइडे का ये था फर्स्ट में, फ्राइडे को था, संडे को शाम में मेरा रिजल्ट आया। उस दौरान मैंने अपने आप को आइसोलेट ही रखा, बहुत सख्त आइसोलेट नहीं रखा, यानी कि बातचीत में करता रहा, वॉशरूम शेयर होता रहा, लेकिन एहतियात में फिर भी करता रहा, और सोता मैं अलग से रहा, बहुत ज्यादा घूमा फिरा नहीं। संडे को जब रिजल्ट आया तो फिर मुझे पता लग गया कि अब कोरोना हो गया। एक महसूस तो ये हुआ कि जैसे यकीन आपका अपने ऊपर से टूटता है, लेकिन फिर मैंने उसके बाद अपने आप को कंट्रोल करके रूटीन आइसोलेशन की तरफ आ गया। इस दौरान ये बड़ा जरूरी है कि अगर कोई ये सोचे कि ये 3 दिन मेरे बहुत सुकून से गुजरे तो ये बात गलत है। मतलब 3 दिन 4 दिन जो मैंने फ्राइडे को शलवार कमीज पहना था, मुझे याद है कि मैंने मंडे या ट्यूसडे को जाकर वो चेंज किया क्योंकि जायका चला गया था, खुशबू चली गई थी, बुखार हो रहा था, जुकाम था, बहुत ज्यादा थकावट थी, उठने का दिल नहीं चाह रहा था, बिल्कुल गनूदगी सी तारी थी, जिस्म में बहुत ज्यादा तकलीफ थी, हाथ और पाँव जल रहे थे, ठीक है ना, और टिश्यू पेपर के बॉक्सेस खाली हो रहे थे क्योंकि जुकाम खत्म नहीं हो रहा था। खांसी मुझे नहीं थी, लोगों को खांसी होती है, खांसी मुझे नहीं थी। अच्छा, 100 बुखार के ऊपर भी, 101 बुखार के ऊपर भी मुझे महसूस ये हो रहा था कि पता नहीं शायद ये जो गिलास का थर्मामीटर है ये शायद अभी जो है ना वो फटने वाला है। और पसीने बहुत ज्यादा थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर, पसीने ऐसे थे कि जैसे कोई फवारा चल रहा हो। माथे के ऊपर बहुत पसीना था, जब आप इसको इंफ्रारेड गन से चेक करेंगे तो बुखार नहीं था, लेकिन जब आप इसको ग्लास थर्मामीटर से चेक करेंगे ओरल, तो आपको पता लगेगा कि आपको 100 या 101 बुखार है। तो इंफ्रारेड थर्मामीटर के ऊपर जो लोग चेक करते हैं 96 97 आता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उनको बुखार नहीं है, उनकी कैफियत उनको बताएगी कि उनको बुखार है या नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि माथे के ऊपर पसीना है और वो पसीना आपके बुखार को सही इंफ्रारेड थर्मामीटर से जो है वो कैच नहीं होता। बड़ी लंबी स्टोरी हो गई, अब आप मजीद कुछ पूछना चाहें तो। आपने ये तो बता दिया कि जैसे ही टेस्ट आपका पॉजिटिव आया आपने फ़ौरन प्रिकॉशंस ले ली, घर के ऊपर आप आइसोलेट हो गए। लेकिन आइसोलेशन के दौरान अब ये जो पहला फ़ेज़, आपको एक तो शॉक लगा होगा कि अच्छा मुझे भी कोरोना हो गया, और फिर उसके बाद ये सारी परेशानी कि अच्छा आगे क्या होने वाला है, मेरी कहीं चीज़ कहीं कहीं तबीयत जो है वो ऐसी परेशानी की तरफ ना चली जाए जिस तरह बाकी लोगों की हो गई। तो आपने फिर घर पे आइसोलेशन के अंदर अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, और ख़ास तौर पे आपकी फैमिली ने किस तरह कोप अप किया और क्या क्या चीज़ें की जिससे बाकी लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ रहे? देखिए असद भाई, मैं अब आपको कहूं कि मैंने जिंदगी हीरो की तरह गुजारी और मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मुझे ये नहीं था, ये सब गलत होगा। मतलब आपका ये भी दिल चाहता है कि यार वसीयत लिख दें, पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, क्योंकि जिस तरह से पूरी सोसाइटी के अंदर एक खौफ है और आप अल्टीमेटली सुनते हैं कि जी जवान आदमी था, उन्हीं दोनों अलखिदमत कोरंगी औरंगी पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल है, उसका एक नौजवान सा बंदा जो है ना वो जो वहां पे हेल्थ वर्कर था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया था। उसकी वीडियो देख के एकदम लगा, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल जवान आदमी था, तो कुछ नहीं कह सकते कि अब हमारी बारी हो। तो जब आप 3 4 दिन 5 दिन तक कपड़े चेंज ना कर रहे हो तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने फौरन जो है ना वो सब कुछ कंट्रोल कर लिया। वो तो फिर आपको बाद में एहसास होता है कि यार ये कपड़े चेंज करने चाहिए थे, क्योंकि ना खुशबू का तासुर है, ना स्मेल आ रही है आपको किसी किस्म की।
तो आपको पता ही लग रहा आप इस कैफियत में, आप सिर्फ सो रहे हैं, गनूदगी में पड़े हुए हैं, आपसे उठ के वॉशरूम नहीं जाया जा रहा। तो इस सारे में कोई आप हीरो वाली बात नहीं मैं कर सकता कि मैं बड़ा हीरो था, मैंने कहा मैं जंग करूंगा, मैं ये करूंगा, ये बाद में अच्छी लगती है बातें। आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने जंग की और ऐसे शिकस्त दे दी और ये किया वो किया। हाँ, इब्तदाई 4-5-6 दिन के बाद मुझे ये होश आया कि इस तरीके से तो कुछ ना होता हुआ भी हो जाएगा, ठीक है ना? फिर मैंने चीजें जो है वो अपनी कोशिश की कि उनको जो है वो ठीक किया जाए। उसमें फिर ये था कि सफाई और सुथराई का इंतजाम सबसे पहले था। आपने जो नहाना है, मेरी ख्वाहिश थी कि शावर के बजाय जो है मैंने बाल्टी का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके अंदर डेटॉल का एक आप छोटा सा कैप डाल सकते हैं ताकि आपके जो जरासीम है बाकी वो खत्म हो जाए। इसी तरह डेटॉल और ब्लीच, मुझे डॉक्टर उमर सुल्तान ने कहा था कि ब्लीच जो आता है कपड़े धोने वाला, हार्पिक ना कोई मिला दे, कपड़े धोने धोने वाला जो ब्लीच है उसका एक ढक्कन और एक ढक्कन डेटॉल का, ये दोनों मिलाकर जो स्प्रे की बोतल बनेगी उससे स्प्रे कर लें। तो फिर मैंने चादरें हटा के, सारी चीजें हटा के एक दफा अच्छी तरह कमरे को स्प्रे कर लिया कि अगर कोई पुराने वायरसेस जमा हो रहे हैं, क्योंकि इसके साथ सबसे बड़ा खतरा ये है कि मेरी इम्यूनिटी कमजोर थी, मेरे अंदर के ही वायरस और बैक्टीरिया जो हैं वो मुझे हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कमरे को मैं एसी चलाने की हिम्मत नहीं थी, पंखा से सर्दी लगती थी, तो फिर मैंने जो है ना वो खिड़कियां खोल दी ताकि वहां से ताजा हवा आती रहे। और बर्तन जो थे उससे पहले जो सारे बर्तन आ रहे थे वो जमा हो रहे थे, वो जो घर के नॉर्मल बर्तन होते हैं वो थे, तो वो फिर मैंने वॉशरूम से वॉश करके अपने पास रख लिए। और ये मेरा डिसाइड हुआ कि इन बर्तनों के ऊपर से ही खाना जो मैं बाहर रख दूंगा और खाना इसके ऊपर जो है वो, मतलब फिर हमने एसओपीज की तरफ जाना शुरू कर दिया पूरी फैमिली ने। और उस एसओपीज के अंदर फिर ये था कि शुरू में उन्हीं बर्तनों के ऊपर खाना डल जाता था, यानी कि अगर कोई सालन आया है या कोई चाय आई है तो फिर मेरे कप में उसको पलट दिया जाएगा और मैं वो कप लेके अंदर चले जाऊंगा, बाहर से उठा लूंगा, उसके बाद उनको वॉश करके रख लूंगा, क्योंकि बर्तन के साथ भी कोई वायरस बाहर जा सकता है। और फिर फ्यूचर यानी कि आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि तवील होते जा रही थी ये चीज, और मुझे अंदाजा था, शुरू में मेरा ख्याल था कि मैं 10 दिन में फारिग हो जाऊंगा, तो 10वें दिन जो टेस्ट कराया वो भी पॉजिटिव था, तो मुझे फिर ये अंदाजा हुआ कि अभी इतना जल्दी नहीं है। 16वें दिन जो टेस्ट कराया वो भी पॉजिटिव था। तो जब टेस्ट आपके पॉजिटिव आ रहे हो और आपकी फैमिली के टेस्ट नेगेटिव आ रहे हो, तो इसका मतलब टेस्ट की एक्यूरेसी के ऊपर आप शक नहीं कर सकते। किसी ने अगर सही बात है। पॉलिटिकली आपके ऊपर केसेस डालने थे तो आपकी फैमिली सबसे इजी टारगेट था, वो कहते सारी फैमिली को हो गया। मेरी फैमिली के 2 मरतबा टेस्ट हुए, 9वें दिन और 16वें दिन। और फिर आखिरी दिन मैंने जबरदस्ती इसलिए कराया कि मुझे पता लग जाए कि यार अब तो नहीं है इन सबको। 3 टेस्ट के अंदर उनके बिल्कुल नेगेटिव टेस्ट थे, मेरे बच्चों की, मेरी अहलिया के, मेरे घर पे काम करने वाली बच्ची के। जब उनके टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे, मेरे पॉजिटिव आए थे, तो मैंने और एहतियात की कि इनको बचाना चाहिए। उनके टेस्ट मैंने इसलिए कराए कि पूरे घर के ऊपर ना एक नफ्सियाती दबाव होता है, सबको ये लगता है कि उनके गले में भी दर्द हो रहा है, उनको भी जुकाम हो रहा है। ये शिकायत मुझे आ रही थी, छोटा मेरा 5 साल का बेटा है, मुझे कहता था बाबा मुझे भी बुखार हो रहा है। अब मैं उसके करीब जाके चेक नहीं कर सकता, थर्मामीटर में जब उससे कहा चेक करो तो वो कहने लगा बीप कर रहा है, बाबा 100 लिखा आ रहा है, हालांकि हो सकता है 100 ना हो। मेरी एहलिया ने कहा कि मुझे टेम्परेचर हो रहा है, तो टेस्ट इसलिए मैं करवाता भी रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह सब महफूज थे, किसी को कोई नहीं था। कोई इस तरह के अलामात तो थोड़ी बहुत किसी को वैसे ही आ गई हो तो आ गई हो, कोरोना की अलामात नहीं थी। बर्तन हमने डिस्पोजेबल कर दिए, सफाई मैंने बढ़ा दी 2-3 दिन बाद। कपड़े जो मैं उतार रहा था, मैंने कपड़े रोज चेंज करना शुरू कर दिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि तवील बीमारी के अंदर जो है वो डिप्रेशन से बचने के लिए आपको रूटीन में तैयार होकर, नहा धो के, साफ सुथरा होकर बैठना पड़ता है। मैंने इस चीज का फर्क ये महसूस किया कि मेरे ऊपर जो बीमारी हावी थी वो मेरे ऊपर तो नहीं आई, फिर वो मेरे बराबर में आके खड़ी हो गई, क्योंकि मैंने अपनी आपको रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाना शुरू किया। मैं नहा धो के तैयार होके, चला नहीं जाता था फिर भी घसीट घसीट के किसी तरीके से वॉशरूम जाके नहा धो के बिल्कुल आखिरी ताकत लगा के, तो मैं रेडी होकर रोजाना जो है ना कुर्सी पे काफी देर ऐसे टेक लगा के बैठ रहता था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि लेटे ना बहुत ज्यादा, क्योंकि लेटने तो अच्छा। आप जब लेटेंगे तो आपने सोना है, कोशिश करें जितना टाइम चल सकते हैं चलें। एक चीज और ये थी कि इस दौरान ना फिर फेज ये आ गया कि चौथे, पांचवें, छठे दिन के बाद अब दिन में 6 घंटे अच्छे गुजरते हैं आप समझे, और 6 घंटे जो है ना वो आप थोड़े से मदहोश होते हैं। एक दिन अच्छा गुजरेगा और फिर ऐसा हुआ कि एक दिन खराब गुजरेगा, तो फिर एक नफ्सियाती तौर पर ही मुझे पता लग गया कि यार अगर आज मैं खुश हूँ तो कल शायद मैं जो है वो मेरा अच्छा ना गुजरे, हो सकता है उसकी वजह से कल वाकई अच्छा ना गुजरता। और सांस लेने में मुझे दुश्वारी होना शुरू हुई, मुझे लगता था मेरे सीने के ऊपर कोई फट चढ़ा हुआ है, वो दबाव दे रहा है, और मेरे गले का ये जो पाइप है इसको कोई एसी के पाइप की तरह जो है वो कर रहा है। और रात में नींद नहीं आती थी, जब नींद आती थी तो खौफनाक ख्वाब आते थे कि ये किसी से झगड़ा हो गया है, या मतलब हर आधे घंटे बाद नींद खुल रही है। तो ये सारी कैफियत थी, इसके अंदर से फिर अल्लाह ताला ने खैर की, आखिरकार निकल गए। किसी घर वाले को कोई जो है वो मैं मतलब एक बड़ा गिल्ट होता है कि आप
की वजह से कोई बीमार ना हो गया, क्योंकि मैं तो बाहर निकलता रहा, घर वाले तो बेचारे 4 महीने से अंदर बंद थे, और 4 महीने से बंद होने के बावजूद, 3 महीने से बंद होने के बावजूद वो बीमार हो जाए, तो एक इंसान को सही तकलीफ बात है। होती है कि यार मेरी वजह से कोई बीमार ना हो जाए। बहरहाल वक्त गुजर गया। अच्छा, एक और बड़ी इमोशनल सी एक चीज़ मुझे बताएं। हमारे एक दोस्त को अभी कोरोना का मसला हुआ है और उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया। तो उन्होंने मुझे, मेरी उनसे व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन हो रही थी, तो उन्होंने एक मुझे पिक्चर भेजी, स्क्रीनशॉट भेजा अपने फ़ोन का, और उन्होंने कहा सबसे कर्बनाक बात इस कोरोना में ये है कि बराबर वाले कमरे में मैं अपनी बेटी से, जो कि 3-4 साल की है, उससे फ़ोन पे बात कर पा रहा हूँ। तो ये जाहिर सी बात है, आपके बच्चे भी छोटे हैं या स्कूल गोइंग होंगे, तो आपने ये बच्चों ने कैसे टैकल किया? आप तो माशाल्लाह एक मजबूत आदमी है, जहाँ दीदा आदमी है, आपको पता है, लेकिन बच्चों को अपने कमरे से दूर रखना कितना मुश्किल था, और आपके लिए इमोशनली कितनी मुश्किल थी बात? तो मुझे ना बहुत मुश्किल हुई इस हवाले से। मेरे बच्चे हैं, मैं आपको ये दिखाई देता हूँ, ये एक छोटा सा, ये सामने खड़े हैं, ये रूम में सामने माशाल्लाह। खड़े हैं 6 फीट के फासले पे, तो एक छोटी सी वीडियो है इनकी, ठीक है ना। हम्म। इन्होंने रो रो के दरवाजा खुलवाया है मुझसे, बाबा दरवाजा खोले, हमने आपको देखना है। तो शुरू के दिनों में तो मैं बहुत सख्ती करता था, ये व्हाट्सएप के ऊपर ही वीडियो के ऊपर बात होती थी, फेस टाइम पे बात होती थी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार अगर मैं अपने चेहरे पे मास्क पहन लूं, और मेरे मतलब ये शुआओं से तो नहीं होगा ना कि मैंने आपको देखा तो आपको खुदा ना खास्ता हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा एक बड़ा गलत है कि शायद ये कोई जो है ना वो किसी को देखने से या किसी से, इवन ये है कि हमारी जो काम वाली बच्ची है उसकी वालदा का फोन आया जनूबी पंजाब से, उसने बड़े मशवरे देने वाले अंदाज में कहा कि बाजी भाई से फोन पे भी बात ना करना, सुना है फोन पे भी फैलता है। तो हो सकता है सही बात है। कि वो उसने वैसे ही कह दिया हो, या हो सकता है लोग वाकई ऐसे सोचते हो। और मैंने हम्म। उसके बाद देखा कोरोना के बाद, हालांकि मैं कोरोना से सेहतयाब हो चुका हूँ, मैं तो तकरीबन 35, मुझे 35-40 डेज हो गए, लेकिन अब भी मुझे लोगों के सोशल बाइकॉट का एक अंदाजा सा रहता है। मिसाल के तौर पे मैं हम्म। जब बाल कटवाने गया, 40 दिन के अंदर आपकी दाढ़ी जो है वो हाजी सनाउल्लाह जितनी बड़ी हो जाती है। तो वहां मुझे उसने कहा, जो बार्बर था उसने कहा कि ये आपने सेट क्यों नहीं करवाई थी कोरोना की वजह से? वैसे ही उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं मुझे कोरोना हो गया था। तो उसने 5 मिनट बाद बाहर से जो काउंटर का बंदा था वो आया, उसने कहा वो कह रहा है मैंने बाल नहीं काटने। तो ओह। मैंने कहा ओह। यार मैं ठीक हो गया, ये देखो ये रिपोर्ट्स है मेरे पास, मुझे कहीं और से बाल कटवाने पड़े। मैंने कहा इसका मतलब गलत बयानी करना या ना बताना ज्यादा बेहतर है। एक नहीं कई जगह मैंने ये चीज फील की, फेस की। भाई ये शुआओं से नहीं फैलेगा, ये ठीक होने वाले बंदे से नहीं फैलेगा, ये किसी से बात करने से नहीं फैलेगा। हाँ जब मैं बात कर रहा हूँ, छोटा सा मेरा कमरा है, मेरे ड्रॉपलेट से फैल सकता है, मेरे आलूदा हाथों से मैं छींका, मैं खांसा, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर ड्रॉपलेट लग रहे हैं, मैं ये किसी जगह लगाऊंगा तो ये वहां पर रह जाएगा, ठीक है ना। सही। उसके लिए मेरे पास होना चाहिए सैनिटाइजर जिससे मैं इसको साफ करूं, चेहरे से मेरे ड्रॉपलेट ना जाए, मेरे पास होना चाहिए मास्क। लेकिन ये खुदा ना खास्ता किसी से बात करने से, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आंखों से देखने से नहीं फैलेगा। तो फिर मैंने ये शुरू कर दिया कि मैं कुर्सी लगाकर अपने कमरे में बैठ जाता था, और अपने बच्चों को मैंने सामने वाले दरवाजे पे 6-7-8 फीट के फासले पर वो खड़े होते थे, और वो सामने जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में, कभी ऐसे हिल के मुझे मतलब फैसिनेट करने की कोशिश करते थे कि बाबा बहुत परेशान है। और छोटा बेटा कहता था बाबा आपको कोना है कोना। और मैंने उसको एक आध दफा कहा आओ, तो वो थोड़ा सा ऐसे करके आता था, फिर उसके बाद कहते नहीं मामा ने मना किया आपको कोना है। तो ईद के दिन बड़ी परेशानी थी, मैं ईद पे भी आइसोलेट था। तो ईद पे बच्चे ने हम्म। कपड़े पहन लिए, तैयार हो गया, वो दरवाजा बजाता रहा, बाबा नमाज पे नहीं चलना क्या? तो दूसरी बात ये है कि जब मैंने खोला तो उसने कहा बाबा आज हग नहीं करेंगे क्या? तो बच्चों को गेट पे खड़े हों, दरवाजा बजा रहे हो, बड़ा वाला मेरा बेटा मुझे नीचे से टिश्यू पेपर भेजता था, डालता था कि बाबा आपने खाना खा लिया ना तो इससे हाथ साफ कर लें। वो जो पिज्जा के अंदर आते हैं ना टिश्यू पेपर, वो टिश्यू पेपर उसने हम्म। संभाले हुए थे किसी जगह, तो वो मुझे उसके दरवाजे के नीचे से भेजता था कि बाबा आपके पास टिश्यू नहीं होगा। यानी कि उसको मेरा ख्याल था कि मेरा बाप जो है वो अंदर बीमार है, और उसके चेहरे के ऊपर भी जो है ना वो हवाइयां उड़ी हुई हैं, तो मैं उसकी मदद किसी तरह कर सकूं। बहाने नहीं, ये मारने से भी बहुत बुलाता था कि बाबा बहुत ही फलाना चीज देख लें। जी जैसे भाई। बहुत ही, मैंने कहा बहुत ही बड़ी बात है कि बच्चे ये अंडरस्टैंड करा लें, और ये शायद ऑल ड्यू टू लक है, क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे को चाहे जितना भी समझा लें, वो अगर उसने नहीं समझनी बात, या उसने ज़िद करनी है, या ज़िद करके अपनी बात मनवाने की उसकी नेचर है, तो काफ़ी मेरे ख्याल में पेरेंट्स के लिए काफ़ी टफ है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरे बच्चों ने बिल्कुल ही अंडरस्टैंड कर लिया, बड़े वाले ने शायद किया, और छोटा बेटा मेरा 2.5 साल का है,
उमर कासिम। मैं डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा चला फिरा करें, तो मैं खामोशी से एक दिन निकल गया बाहर सड़क पर, हाथ वाथ साफ करके, मास्क पहन के, कि मैं खाली सड़क है तो उसके ऊपर मैं थोड़ी देर वॉक कर लूं। मैं जब वापस आया तो उमर अंदर मौजूद था और ओ। अंदर वो मुख्तलिफ चीजों को हाथ लगा रहा था। खैर वो मैं उसको पकड़ के धुला नहला के उसको उसकी माँ के हवाले किया। अपने टॉयज अंदर वो फेंका करता था कि बाबा ये टॉय आपका हुआ, ठीक है ना। वो टॉय वो उठा के ले गया था वहां से। तो उसने अपनी रिकवरी पूरी पूरी कर ली थी मेरी जरा सी बेहतियाती की वजह से, कि अब जाहिर है मैं दरवाजे को बाहर से लॉक नहीं कर सका था। उसने धक्का दिया, उसने शायद किसी वक्त आया होगा, धक्का दिया, अंदर जाके उसने अपना 3 टप्पड़ सारा सामान निकाल के ले गया। तो बच्चे एक हद तक ही ताउन कर सकते हैं जितना उन्होंने किया। सही बात है, सही बात है, सही बात है। अच्छा ये बताएं कि मेडिकेशंस इसमें कोरोना के पेशेंट्स की हर एक की जो सुनने में आ रहा है वो डिफरेंट नौयत की आती हैं। कोई एंटीबायोटिक पे है, कोई सिर्फ एंटी एलर्जी पे है, कोई ऑक्सीजन लेवल गिरने की वजह से जी दूसरी उसकी प्रिकॉशंस हैं या दूसरी मेडिकेशंस हैं। आपको इस पूरे दौरान के अंदर जो एक हमारी जड़ी बूटियों वाला इलाज होता है वो भी बताएं, और अगर जो उसके अलावा जो आपको डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया वो भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें देखिए उनके लिए। ट्रीटमेंट के हवाले से असद भाई मैं बिल्कुल आपको एक क्लियर बात करूं कि सना मक्की उस वक्त तक तो आई नहीं थी जब हमारी बारी थी ना, सना मक्की भी बाद में आई। सना मक्की के हवाले से मैं सबसे पहले इसलिए उसकी उसके लिए बात कर रहा हूं कि मेरी समझ में वो जड़ी बूटी नहीं आई। इसलिए कि पूरी साइंस और पूरे रिसर्च सेंटर्स हमारे जो है वो इतने फारिग नहीं है पूरी दुनिया के कि कोई जड़ी बूटी ऐसी अवेलेबल हो और उसके ऊपर कोई रिसर्च ना हो, डब्ल्यूएचओ की कोई एडवाइस ना हो, किसी स्टेट के लेवल पे किसी ड्रग अथॉरिटी की कोई एडवाइस ना आ रही हो। मतलब इस वक्त तो दुनिया पागल है किसी भी इलाज को तलाश करने के लिए। तो हम लोग जो है ना वो जिस तरह से टोटकों के ऊपर बिलीव करते हैं और जुगाड़ पे बिलीव करते हैं ना, तो हम लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि किस चीज के कौन से साइड इफेक्ट्स हैं। जड़ी बूटियों में मैं ये नहीं कहता कि आप जो है वो कोई जोशांदा ना पिए, आप कोई अगर यखनी पीना पी सकते हैं तो वो ना पिए, ये मैं सब कुछ मैं भी करता रहा हूँ। लेकिन किसी जड़ी बूटी को आप उसका जो है ना वो इलाज का लाजमी तरीका बता दें। दूसरी बात ये कि जिस हदीस का रेफरेंस दिया जाता है भाई उस हदीस को जरा किसी हदीस की किताब में भी दिखा दें और किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था तो वो भी देख लें, ठीक है ना। और हदीस को समझने के लिए भी कोई ये नहीं है कि मैं एक हदीस पढ़ूं और उसके बाद उसके ऊपर अमल शुरू कर दूं। भाई हदीस को भी उसके रेफरेंस को भी समझना चाहिए। कुछ हदीस जंगों के जमाने में आई, कुछ किसी खास बीमारी के दौरान जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज को रेफर किया। बाल वो एक अगली बहस है। टोटको की अगर मैं उसकी ट्रीटमेंट की बात करूं तो जनरल ट्रीटमेंट जो इस वक्त चल रहा है वो ये है कि एजोमेक्स दी जाती है 5 दिन के लिए। 500 mg की एंटीबायोटिक है। मेरे मशवरे से इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर हमारे एक दोस्त हैं मेरे साथ राब्ते में भी हैं, उनको लीवर उनका फंक्शन ठीक नहीं है, तो अगर वो 500 की जो है वो एजोमैक्स खा लेंगे तो उनका लीवर फंक्शन और डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने उनको 250 mg एजोथ्रोमाइसिन जेट्रो के नाम से आती है वो दी है। उनको 500 नहीं दी जा सकती। तो मेरी बात सुनकर आपको इस्तेमाल कर ले ये अच्छी बात नहीं है। खास तौर पे एंटीबायोटिक के हवाले से मैं ये कहूंगा। इसके अलावा 5 दिन तक मुझे वो दी गई जिसमें डॉक्टर उमर सुल्तान का कहना यह था कि ये आपको नमूनिया या चेस्ट के किसी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी और जो सारे बैक्टीरियाज मौजूद हैं वो इससे किल हो जाएंगे। हाइड्रोक्लोरोक्विन उस जमाने में मुझे इस्तेमाल करवाई गई, 5 दिन मैंने इस्तेमाल की। लेकिन हाइड्रोक्लोरोक्विन बाद में डब्ल्यूएचओ ने उसको मना कर दिया। ये बुनियादी तौर पर आर्थराइटिस नाम की एक बीमारी होती है जिसमें इंसान का अपना इम्यून सिस्टम जो है वो उसके खिलाफ उसकी कुव्वत मुदाफियत की उसकी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर अटैक करके उनको जो है वो खराब करना शुरू कर देती है। तो ये उसको कंट्रोल करती है। मलेरिया का ड्रग ये अपनी जगह है, लेकिन इसका एक यूज ये भी है। तो हाइड्रोक्लोरोक्विन दी गई मुझे, लेकिन बाद में डब्ल्यूएचओ ने उसको पहले बैन किया, आप खोल भी दिया है। तो वो भी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। हो सकता है आपके साथ कोई कोमोर्बिडिटीज ऐसी हो कि डॉक्टर आपको वो दवाई ना देना चाहता हो। सर्वेक्स जी में इस्तेमाल करता रहा, CAC 1000 में इस्तेमाल करता रहा, ये भी डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें। हो सकता है कि आपके किसी फंक्शन को ये डिस्टर्ब करती हो, क्योंकि ये दवाइयां भी किसी और दवाई के साथ मिलकर रिएक्शन पैदा कर सकती हैं। मैंने बाद में एक एंटीबायोटिक ली जिसमें जिसके ऊपर दर्ज था कि इसको जिंक के साथ ना लें, और अगर जिंक के साथ लें तो वो मैंने किसी और मर्ज के लिए इस्तेमाल की थी। तो उसको जिंक के साथ अगर आप इस्तेमाल करें, मुझे नमूनिया भी हो गया था असल में, तो आप जिंक के साथ अगर इसको इस्तेमाल करें तो 8-10 घंटे का गैप दें। इसलिए मेरे कहने में आगे किसी ट्रीटमेंट को ना लें। ट्रीटमेंट आप डॉक्टर से पूछ कर लें। कोमोर्बिडिटीज आपके साथ हो सकती हैं। आपकी जो अलामात हैं, याद रखें कि जब हम कमजोर होते हैं तो हमारी जो अलामात हैं वो और उभर कर आती हैं। बिल्कुल इस तरीके से करके गाड़ी का अगर कोई पार्ट कमजोर हो तो दूसरा जब पार्ट कमजोर होता है तो अल्टीमेटली जो है वो पहले कमजोर पार्ट के ऊपर जो है वो
एकदम इम्पैक्ट पड़ता है। अगर अच्छा एक चीज और मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे नाक कान गले का यानी कि साइनस का एक प्रॉब्लम था। एलर्जी मुझे बहुत ज्यादा रहती है, अभी भी आप देखेंगे मेरी आंखों के गिर्द जो हल्के हैं ये एलर्जी की वजह से है। एंटी एलर्जी मुझे वैसे ही यूज करनी चाहिए थी, इसलिए मुझे सबसे पहले वो प्रॉब्लम हुआ कि जो एलर्जी की वजह से हो सकता है। इसी तरह हमारे कुछ दोस्त हैं जिनको कोरोना हुआ, उनको पेट के मसाइल बहुत ज्यादा रहते हैं, उनको डायरिया बहुत तवील अरसे तक रहा, मतलब तवील अरसे से मेरा मुराद ये कि 5-6 दिन रहा कोरोना स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि उनको पहले से ही स्टमक का प्रॉब्लम था, उनको जो है वो डायरिया का प्रॉब्लम था। तो जो चीज आपकी सबसे कमजोर होती है वो सबसे पहले बोलती है, एक ये है। दूसरी बात, सिम्टम्स सबके अलग अलग हैं, इसलिए कुछ हम्म। सिम्टम्स तो जर्नल हो सकते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ बुखार जर्नल है। इसलिए किसी और के सिम्टम को देख के आप ये ना समझे कि मैं ठीक हूँ और वो खराब हो गया है। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कितने बीमार हैं, कि आपको टेस्ट की जरूरत है नहीं है। और अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हो तो जाके टेस्ट करा लें। ट्रीटमेंट डॉक्टर से पूछे बगैर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि डॉक्टर ने आपकी बॉडी की पोटेंसी को देखते हुए कि कितना आप केमिकल बर्दाश्त कर सकते हैं, आपको उसने देने हैं। मैंने हाइड्रोक्लोरोक्विन 400 3 दफा दिन में ली, लेकिन अब डॉक्टर कहते हैं कि वो 200 भी दिन में एक दफा काफी है, 400 भी दिन में एक दफा काफी है। मैं तो 1200 लेता रहा दिन में। तो मैं मुझे देख के मेरे किसी टोटके के ऊपर ना जाए, बाकी रह गए टोटके। तो वो अदरक की चाय और जनाब कहवा और गरम चीजें, यखनी, यखनी के अंदर हल्दी डाल के चीजें, तो वो सारी वो कोई बुराई नहीं है। वो हम्म। कदीम तरीका इलाज भी है, और इसके अलावा आपको जो है ना वो एक सूथिंग इफेक्ट भी देता है। जो शांदा में लेता रहा वो कोई भी ले सकता है, उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। लेकिन किसी कहवे के पीछे पड़ जाना कि ये कहवा ठीक करेगा आपको, वो ठीक नहीं कर रहा, वो डायरिया कर रहा है, जिससे आपको डिहाइड्रेशन होकर आप मर भी सकते हैं। तो इसलिए साइंटिफिकली जो चीजें जिस तरह से प्रूव है, साइंस भी हम लोगों की है ना, हमारे खिलाफ नहीं है। इंसानों की हम्म। ही इजाद करता है, अल्लाह के दिए हुए इल्म की तरफ से इजाद करता है। तो साइंस के ऊपर यकीन रखें और उसके मुताबिक चलें। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और बात, आखिरी कुछ एक दो सवाल हम करके इसको वाइंड अप करेंगे। ये बताइए कि फिर किस वक्त पे आपको ये लगा कि हाँ, अब अगर मैं टेस्ट कराऊँ तो इंशाल्लाह मैं सेफ जोन के अंदर आ गया और मैं अपनी एक्टिविटीज़ नॉर्मल अंदाज से शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि आपने बताया कि आपने 2 दफ़ा कराया और वो दोनों दफ़ा पॉजिटिव आया पहले, और फिर जब चौथी दफ़ा या तीसरी दफ़ा आपने कराया तो फिर जाके आपको नेगेटिव हुआ और फिर आप दोबारा रिज्यूम हुए। एक तो ये बताएं, दूसरा ये कि जब नेगेटिव आ गया उसके बाद आपने क्या दोबारा एक्टिविटीज़ फौरी शुरू कर दी, या आप थोड़ी देर और आपने रेस्ट किया और फिर आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे आए? असल में इसमें 2-3 चीजें हैं। देखें, एक तो 48 घंटे बाद, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे या संडे को मुझे जो है ना, फ्राइडे को मुझे कोरोना का पहली अलामत आई, मैं आइसोलेट हो गया। संडे को मुझे तकरीबन मेरा जायका और खुशबू जो है वो, उसकी जो हिस्स थी वो कमजोर पड़ गई और वो बिल्कुल खत्म हो गया। फिर ये हुआ कि तकरीबन 10वें दिन, 9वें या 10वें दिन मुझे अचानक महसूस हुआ कि ये यखनी बड़ी, नमक बहुत तेज है इसके अंदर। तो मुझे पता लगा कि अच्छा यार, ये यखनी का जायका भी आता है। और एक चीज और ये हुई कि अदरक मेरे पास रूम में छुरी नहीं थी, तो अदरक का पूरा पीस पड़ा हुआ था। तो अब उसको ऐसे तोड़ूं तोड़ूं टूटे ना, तो मैंने दांत से उसको काट के ना, छोटा सा पीस काट के उसमें इलेक्ट्रिक केटल में डालता था। मुझे पता ही नहीं लगता था कि ये अदरक है। और अदरक को आप आम हालात में खा नहीं सकते, बहुत ज्यादा उसका जायका जो है ना, एक मिर्ची सी लगती है। जी, तेज़ होता है। तो यखनी के बाद भी मुझे यकीन नहीं आया, मैंने फौरन जो है सैनिटाइजर था, मुझे खुशबू फिर भी नहीं आई। फिर मैंने थोड़ी देर में जब चाय के लिए अदरक उठाई ना, तो अदरक को जैसे ही मैंने मुंह से काटा तो एकदम मैंने मुंह से निकाल दिया। मैंने कहा यार, इसका मतलब मैं ठीक हो चुका हूँ। तो 10वें दिन सही। मुझे जाके पता लगा कि ये अदरक बहुत सख्त जायके वाली है, ये कोई चाइना की अदरक नहीं आई हुई। तो वो अदरक के बाद 10वें दिन के बाद हालत तो 19-20 ऐसे ही रही, लेकिन मेरे अंदर एक एतमाद पैदा हो गया कि मैं रिकवर कर रहा हूँ। खुशबू और जायका सही। वापस आ चुका था। ठीक है। सही। सही। और बुखार भी जो है वो लो ग्रेड पर चला गया था। और बुखार ने अपनी ड्यूरेशन कम कर ली थी। पहले बुखार की ड्यूरेशन नहीं थी, बुखार जब दिल चाहे होता था, जब दिल चाहे उतरता था। फिर ये था कि जब मैं सोकर उठता था और 5-6 घंटे तक मैं एक्टिविटी करता था तो बुखार नहीं था। हाँ, ये हो सकता है मुझे नींद बहुत आ रही हो, आलूदगी बहुत हो, फील अच्छा ना हो रहा हो, जिस्म में जो दर्द थे वो भी कम हो गए थे। तो 10वें दिन के बाद मुझे लगा कि मैं रिकवरी फेज में चला गया हूँ। 16वें दिन जो मैंने टेस्ट कराया था तो मुझे ये लगा कि ये टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन वो टेस्ट नेगेटिव नहीं आया। ओह। तो उससे थोड़ा सा मुझे तकलीफ हुई कि यार, ये तो 10 दिन का मेरा प्लान था, ये 16 दिन पे चला गया, लेकिन चले कोई बात नहीं। फिर 21st, अच्छा रोज तो टेस्ट करने वाले आपके पास आएंगे भी नहीं। सिंध हुकूमत ने जी। ताउन बहुत किया, उन्होंने टेस्ट करने वाले मेरे घर पे भेजे, मेरे बच्चों के टेस्ट मेरे घर पे होते रहे, मुझे जाना नहीं पड़ा किसी जगह कि मैं सबको आलूदा करते हुए जाता। तो 16 के बाद उन्होंने कहा कि अब हफ्ते बाद होगा। 21st को मेरा दोबारा टेस्ट हुआ।
21 को जो मेरा टेस्ट हुआ, 23 को उसकी रिपोर्ट आई, वो नेगेटिव था। उसके बावजूद मुझे बुखार नहीं खत्म हो रहा था, क्योंकि उस दौरान सिंध हुकूमत का एक नया नोटिफिकेशन आ गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट यानी कि बगैर अलामत वाले जो पेशेंट हैं वो 10 दिन बाद अपनी एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं, 10 दिन बाद वो आइसोलेशन को ब्रेक कर सकते हैं। और जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं वो सिम्टम्स खत्म होने के 3 दिन बाद अपनी एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन की वजह से ये तो था मुझे, और जो महकमा सेहत का जिस टीम ने मुझसे राब्ता किया इसको बताने के लिए कि जी आपको आइसोलेशन खत्म कर देनी है, उन्होंने भी कहा कि आपकी एक नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है, अब नए एसओपीज के मुताबिक 2 रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे दिल में एक खदशा सा था कि यार अगर मैं वायरस कैरी कर रहा हूँ और तो ये वायरस और लोगों को भी बीमार करेगा, मेरे बच्चे अभी तक महफूज हैं 20-21 दिन, तो जहां इतने दिन वहां कुछ दिन और गुजार लेते हैं। अच्छा, उस दौरान ये हुआ कि 21 को टेस्ट के बाद मैंने फौरन टेस्ट करवाना था 23 तक या एक आध दिन के अंदर, ताकि जो है वो मैं जल्दी फारिग हो जाऊं। लेकिन हुआ ये कि उस दौरान जहाज का हादसा हो गया। जहाज हादसे के बाद जो फोरेंसिक के लिए, डीएनए के लिए सारी मैयतें आनी थी वो जिना हॉस्पिटल की मॉर्चरी में आनी थी, जो डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर है, जनूबी के अंदर है। तो डीएचओ ने मुझे कहा कि यार हम तो यहाँ सारे बिजी हैं और बहुत ज्यादा मसरूफियत है कि वहाँ जिना हॉस्पिटल भी आ रही है चीजें, डीएचओ साउथ बिजी था। उसने कहा कि हम कल भेज देंगे। फिर ईद आ गई, फिर 10:30 बजे रात ईद आई, उस दिन टीम ने आना था। फिर मुझे उसने फोन किया कि सर आज चांद रात है, अगर आप कहते हैं कल आ जाए, मैंने चले कल आ जाए। तो इस तरह करते करते वो 26 तक चले गए। इस दौरान मेरी ईद भी इसी के अंदर गुल हो गई, लेकिन मेरा पहला नेगेटिव टेस्ट आ चुका था 21 को। हो सकता है 18 को वो नेगेटिव हो गया, हो सकता है 19 को हो गया हो, लेकिन चूंकि टेस्ट मेरा 21 को हुआ तो मुझे 23 को पता लगा, 2 दिन बाद जब रिपोर्ट मिली। 26 को मैंने दोबारा टेस्ट करवाया, उसकी रिपोर्ट आई 28 की सुबह 10 बजे। मैं सो रहा था, मामूल के मुताबिक मेरा बुखार नहीं उतरा था। मामूल के मुताबिक मैं सो रहा था तो मुझे जो है ना वो फोन आया, उन्होंने कहा कि जी आपका नेगेटिव आया और आपकी पूरी फैमिली का भी नेगेटिव है। मैंने कहा चले अच्छा हुआ। उस वक्त फिर मैंने एक दफा कमरे की अच्छी तरह सफाई की, स्प्रे किया, कपड़ों को मैंने अच्छी तरह इस्त्री किया ताकि अगर उसके ऊपर कोई चीज लगी हुई है वो खत्म हो जाए गर्म उससे। अंदर जाकर मैंने आया, वॉशरूम को मैंने अच्छी तरह साफ किया और उसके बाद मैंने घर से बाहर निकल के, अच्छा इस हद तक मैंने एहतियात की कि जो मेरी चप्पल थी अंदर पड़ी हुई उसके भी मैंने नीचे की साइड जो है वो जो मैंने केमिकल बनाया हुआ था क्लोरीन और उसका डेटोल का, उससे साफ किया। हर चीज को साफ करने के बाद अपने पूरे इत्मीनान के बाद मैं बाहर निकला। और फिर भी मैंने बच्चों से डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे साथ बैठ जरूर जाता हूँ, कार्टून भी देख लेता हूँ, बात भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग डिस्टेंस रखेंगे। तो एक आध दिन मैंने डिस्टेंस रखा क्योंकि मुझे बुखार खत्म नहीं हो रहा था। मुझे तकरीबन 33 या 34 दिन बाद जाकर मेरा बुखार जो है वो खत्म हुआ और इस वक्त मेरा बुखार नहीं है। आज तकरीबन 38-39 डेज हो गए होंगे। तो फिर मैंने कमरे को तकरीबन बंद रखा 24 घंटे के बाद जो है वो कमरा हमने खोला और उसके बाद आज वो सब चीजें अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल है। तो इस वक्त आपको आपका आप जब आप नॉर्मल समझें कि फेज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, इस वक्त आपकी बॉडी एक्स, फटीग लेवल, पसीना आना, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं या अभी भी आपको कमज़ोरी या आपको लगता है कि बॉडी एक्स हो रहे हैं? नहीं, कमजोरी और बॉडी एक्स तो किसी वक्त भी हो जाते हैं, ठीक है। जिस वक्त घर में अच्छा मैं शुरू के दिनों में तो मैं एसी में सो नहीं पा रहा था, ठीक है ना। मैंने जब सोने की कोशिश की नॉर्मल बेडरूम में तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। जिस कमरे में मैं आइसोलेट हुआ था उधर मैं जाना नहीं चाहता था, उधर उसके साथ मेरी बड़ी तल्ख यादें थी। तो फिर नतीजन मैं मेहमान खाना या ड्राइंग रूम जिसको आप कह लें, मैं उसमें 2-3 दिन 4 दिन सोता रहा। आखिरकार मेरी बेगम ने कहा एक ट्राई और करें। अब मैं कोने में बिल्कुल सोता हूँ कमरे के, कंबल ओढ़ के। और सूरत हाल ये है कि कमजोरी अपनी जगह है, बहुत जल्दी सर में दर्द शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता। जिस्म में जिस तरह से तकलीफ पहले कभी भी मैं एक सेहतमंद आदमी हूँ। मुझे अब कभी कमर में तकलीफ है, कभी यहाँ गर्दन में तकलीफ है, कभी जो है वो शोल्डर में तकलीफ है, लेकिन बुखार शुक्र है नहीं है अब। ये मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि जिसमें मैं बिल्कुल पसीने पसीना, ये मेरी नॉर्मल घर पे हालत रहती है। और इस वक्त मैं ये ऑफिस में हूँ, यहाँ पर एसी चल रहा है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैं ठंडक में नहीं हूँ, मेरे माथे पे भी पसीना आ रहा होगा। ये 24 पे एसी है और ये चिल है। जब बाहर से कोई आता है वो कहता है बड़ा ठंडा किया हुआ है। तो बहुत ज्यादा ठंडक में सर्दी लगती है, इस वक्त पाँवों पे भी सर्दी लग रही। तो आप ये कह लें कि बहुत 100% हेल्दी आप मुझे नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है
मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, घर के काम भी कर रहा हूँ, पसीना ज़्यादा आ रहा है, लेकिन चलो अच्छा है, आता है, कोई बात नहीं। तकलीफ भी होती है, लेकिन उतनी तकलीफ नहीं है जिसम में के कोई काम ना कर सके बंदा। ठीक है, आखिरी सवाल। बहुत सारे लोग अभी तक भी पाकिस्तान में इसको कोई वबा मानने पे राज़ी नहीं है, या कहते हैं कि जी ये तो एक साजिश है और हुकूमत को तो पैसे मिल रहे हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, ये कर देते हैं। उनके लिए आपके समझें कि 1 2 3 क्या उनके लिए मशवरे हैं? सिंपल सी बात है, ये अब इटली का, वुहान का, स्पेन का, बर्तानिया का, अमेरिका का, न्यूयॉर्क का, कैलिफोर्निया का, ये वहाँ का मसला नहीं है। जो पेशेंट ढूंढे से नहीं मिलते थे, अब आपके घर की दहलीज पर, पड़ोस में, दाएं बाएं आपको पता लगता है कि फलाना को कोरोना हो गया, वो इतना मुतासिर है। दो मिसालें मैं आपको दूंगा। डॉक्टर उमर सुल्तान मेरे पर्सनल फिजिशियन थे, दोस्त थे। उनके वालिद को, उनके भाई को, खुद उनको, तीनों को कोरोना है। उनके वालिद की सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, बहुत हौसला अफजा नहीं है। अल्लाह ताला उनकी सेहत, जिंदगी तवील आमीन। करे। आमीन। हामिद रहमान मेरे दोस्त हैं, हेल्थ रिपोर्टर हैं दुनिया टीवी के। मेरे लिए सबसे बड़ा आसरा हामिद था कि यार हामिद, फलाना डॉक्टर से बात करवा दो, फलाना एक्सरे करवा दो, फलाना सीटी स्कैन करा दो, उसको ये मसला हो गया, उसको देख लो। इस सारे प्रोसेस के दरमियान हामिद चूंकि हेल्थ की बीट कवर करते हैं, हामिद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन हामिद का मुझे कल रात फोन आया कि यार ऑक्सीमीटर तुमने खरीदा था। मैंने कहा नहीं। कहता यार वो चाहिए अर्जेंट में, क्योंकि फलाना 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 सिम्टम्स भी आ रहे हैं हमारे घर पे सबको, मेरी वालदा को, मेरे बच्चों को, और मेरे करीबी रिश्तेदारों में से 2-3 जो है, एक खातून है जो उनकी मुमानी है, वो वेंटिलेटर पे चली गई हैं लियारी जनरल हॉस्पिटल में, और मेरे मामू भी बीमार है। तो मुझे ना पल्स मीटर चाहिए, ऑक्सीमीटर चाहिए, ताकि मैं उनकी पल्स चेक कर सकूँ। मैंने कहा यार सैटरडे संडे था, तो मैंने कहा यार मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मैंने अब पता लगा है कि ये बहुत जरूरी एसेंशियल चीज है। मुझे तो पता ही लगा, मेरा तो अल्लाह ताला ने वक्त वैसे ही गुजार दिया, भर फर्द ले रहा है। तो ना यकीन करें, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको महफूज रखे, अल्लाह ताला आपके यकीन को भी महफूज रखे और आपको भी महफूज रखे। मेरी सिंपल सी दुआ है कि आप यकीन करें ना करें, कि मेरे घर का, मेरे दाएं बाएं का मसला जरूर है, फिर भी आप यकीन नहीं करते, तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ ये है कि अल्लाह आपके यकीन को भी बरकरार रखे, कि आप इसको 2 नंबर और गलती समझते रहें, क्योंकि आपको अल्लाह ताला इस बीमारी से महफूज रखे। ये यकीन है, एतमाद है, हर फर्द के अपना हक है। लेकिन अब ये असद एजाज का या फवाद अहमद का मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं चार, मुझसे लोग पूछते थे आपने किसी पेशेंट को देखा है, आपसे भी पूछते होंगे। अब तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर घर का मसला है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। बहुत शुक्रिया फवाद। आपने बहुत सारा टाइम भी दिया और बहुत इंसाइटफुल सारी बात थी कि सारे लोगों को मेरा ख़्याल में जो सुनेंगे काफ़ी फ़ायदा भी होगा। और चाहे अगर उनको कोरोना खुदा ना खास्ता हो गया तो उसमें क्या करना है, बाद के अंदर क्या करना है, अगर कोरोना नहीं है तो उससे बचना कैसे, काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की। आपका बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, मुकम्मल सेहत दे और ये सारी इस वक्त कैफियत है आपको इससे जल्द से जल्द निकाले। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।